वेलकम। मेरा नाम है चयन और मेरा नाम है यज्ञा सचदेवा और ये है अनकट बुलेटिन। अनकट बुलेटिन का मतलब ये नहीं होता यज्ञा कि तुम मेरी लाइंस को कट कर दो। अनकट बुलेटिन का मतलब है कि हम अगले आधे घंटे में आपको वो वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर धमाल मचाया हुआ है। ये भी मेरी ही लाइन थी यज्ञा। तुम हो कौन? पापा की परी? यस, वो तो मैं हूँ। एंड इनफैक्ट पापा की परी इंसल्ट नहीं है, ये तो प्राइड है। और आज है फादर्स डे और हम सारे फादर्स को बड़े प्राइड और प्राउडली हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहते हैं। लाइफ का पहला लेसन वैसे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। आई वुड से कि पापा ने ही सिखाया। पापा को देख के डर नहीं लगता? पापा से रिलेशन तो वही है जो टिपिकल इंडियन फादर का होता है, देख घुमा के। या मैन, या एंड दैट वन डायलॉग, जब तुम मम्मी बनोगे या पापा बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। Am I formal? डैडी, पापा, बाबूजी, पापा। डैड। मैंने कहा कि पापा सचिन है जो खिलाड़ी है, और मैं 6-7 साल का था। पापा बोले नहीं, खिलाड़ी जो होता है वो कपिल देव होता है। हाँ, मैं अपने पापा को ये हमेशा बताना चाहता था कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है चीज़ों को। आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ उन्हें, मुझे ऐसा लगता है। यू डोंट एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इट बट आई स्टिल गेट इट। पापा, हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू। प्लीज हमारे साथ घूमने फिरने चलो। और ठीक है, मैं मोबाइल फोन कम यूज करूंगी। आपको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है मोबाइल फोन पे। मैंने एक यहाँ पर ये टैटू करवाया था जिसमें लिखा होता मातृ पितृ देवो भव, माता पिता ही भगवान हैं। और इस टैटू कराने के बाद सबसे ज़्यादा डांट मुझे आपसे ही पड़ी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं लिखवाने के लिए, सिर्फ फैशन के लिए नहीं कर रहा। आई एक्चुअली मीन इट। आई रियली लव यू। हैप्पी फादर्स डे पापा। everything is out of your concern, so I love you, happy Father's Day, and stay healthy. That's all I care about. Thanks Dad for everything. You're the best. अब डैडी की बात हो ही रही है तो क्रिकेट की डैडी इनिंग्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। 25 जून को 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हुए हमें 38 इयर्स हो जाएंगे, पर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर कपिल देव ने वो 175 की डैडी इनिंग्स नहीं खेली होती। देखिए उस यादगार पारी की कहानी खुद कपिल देव की जुबानी। 17 रन पर 5 विकेट, और जब आप आए उस मैच के बारे में कुछ तो बताएं कि क्या किस तरीके की फीलिंग थी, क्योंकि 17 रन पर 5 विकेट के बाद आधी तो हिम्मत वैसी निकल जाती होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान हो, थॉट प्रोसेस होता है कि अगर टीम का ये हालात है तो क्या होगा, तो नेगेटिव थॉट भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर समय आप विकेट पे बिताते हैं तो फिर ये आता है कि आज तो कुछ करना है, आज कुछ स्पेशल करना है। हमेशा ऐसा सोचता है इंसान, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दिन आपका होता है। तो मुझे लगा हाफ वे थ्रू जाके कि आज शायद मेरा दिन है और इस दिन को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी कर सकूं करूं। जिस तरीके की बॉलिंग थी, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही थी, उसने मूव कर रही थी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जब आप इंडियन टीम की बात करो कि 36 पे ऑल आउट हो गए, कभी हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। तो शायद ऐसा समय आता है जब आप खेलते हैं, बीट नहीं होते, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। आप अक्सर क्रिकेट खेलिए, कितनी देखिए सारा दिन खेलते हैं, कितनी बार बैट्समैन बीट होता है, और कभी कभी ऐसा दिन होता है कोई बीट ही नहीं होता। जब भी बीट होते हो कॉट बिहाइंड हो जाते हो। शायद वो दिन ऐसा ही था कि हर बॉल खेल रहे थे, हर बॉल टच कर रही थी, विकेट कीपर के पास जा रही थी। और पर जब आपके बैट से टच कर रही थी तो वो बाउंड्री पार जा रही थी। नहीं, हालात बड़े ख़राब थे, ऐसा नहीं। अब कह सकते हैं आफ्टर द इवेंट कितना इजी लगता है, पर उस समय दिल की धड़कनें भी तेज़ थी और माहौल भी अलग था। मैंने सुना है कि 90s में कैच भी ड्रॉप हुआ आपका। मेरे को नहीं याद। अच्छा। मेरे को बिल्कुल याद नहीं। मेरे को तो ख्वाब में भी नहीं ऐसा कभी सोचा था ऐसा होगा, लेकिन कैच ड्रॉप हुए नहीं हुए, उस समय उस जोन में थे, पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए थे हम कि आज कुछ करना है। ये बात सच है क्या कि जब आपने वो इनिंग खेली उसके बाद आपने ग्राउंड को चूमा था? सुनील गावस्कर पानी लेकर आए थे आपके लिए और कहे कि
भाई क्या आपने हाँ, इनिंग खेली। हाँ, वो सब ठीक है। पहले तो लंच तक किसी ने जूस भी नहीं दिया और उसके बाद हाँ, शायद मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि मुझे बल्लेबाजी करने का इतना अनुभव नहीं था। मैं तो 30 गेंदें 40 गेंदें खेल के रन तेज़ी से बना के आउट हो जाता था। लेकिन जब आपको मेंटली प्रेशर होता है तो थकावट ज़्यादा हो जाती है और फिर जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती है तो थकावट सब उड़ जाती है, तो आपके पास फिर थकावट का कोई नाम नहीं होता। आपके हिसाब से ओडीआई की आपकी बेस्ट इनिंग आप मानते हो इसे या फिर कोई और है खास? इम्पोर्टेंट इनिंग देखिए, तो बेस्ट बहुत इनिंग modest है नहीं, यार बेस्ट कपिल जी। इनिंग आप ऐसा नहीं देखिए, हर एक की अलग बेस्ट इनिंग। कई बार वो 25 रन जो ऐसी जगह से आप बनाते हो कभी सोचा नहीं, वो कई बार 100 से बेहतर होता है। ये नहीं कहता कि ये इनिंग में कोई कमी थी। आप 17 पे 5 हो 175 बनाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग होगी, लेकिन कभी कभी वो 70-80 रन ऐसी जगह से जब ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोचते आप लेके जाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ यार, इस इनिंग का भी बहुत मज़ा आया। जब आप 15 साल खेलते हो, ये तो नहीं कहता कि आपने परफॉर्मेंस नहीं की होगी, कहीं ना कहीं तो ऐसी परफॉर्मेंस होगी जो आप इतने साल खेलते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत मज़े वाली थी, आप सबको याद है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। और अब बात आज के इतिहास की, उस इतिहास की जिसने तय किया था कि कांग्रेस की ओर से नरसिम्हा राव ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी कहानी बता रहे हैं अविनाश राय। 1991 के लोकसभा चुनाव में अंतिम वोटिंग हुई थी 15 जून को। 18 जून को नतीजे आने थे। उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव। 21 मई 1991 के राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को नए अध्यक्ष की जरूरत थी। लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीएन हक्सर ने उपराष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए पद को ठुकरा दिया था। पीएन हक्सर ने फिर पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। सोनिया गांधी को भी पीएन हक्सर के तर्क समझ में आ गए, उन्होंने हामी भर दी। फिर राजीव गांधी के दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की और नरसिम्हा राव के नाम पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद 29 मई 1991 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। 18 जून को जो नतीजे आए उसमें नरसिम्हा राव की भी भूमिका थी। अध्यक्ष होने के नाते नरसिम्हा राव कांग्रेस की ओर से जीत की सूरत में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार भी थे। लेकिन तब महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता शरद पवार ने यह कह दिया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष होने और प्रधानमंत्री होने में फर्क है। इसको लेकर चुनाव के दौरान ही शरद पवार की ओर से कोशिश भी शुरू कर दी गई थी। 18 जून को जब नतीजे आए तो कांग्रेस को 521 में से 232 सीटें मिली थी। लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का ही था, क्योंकि महाराष्ट्र से ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38 सीटें मिली थी। इससे शरद पवार को अपनी दावेदारी के लिए मजबूती मिल रही थी। लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और राव के सबसे करीबियों में से एक ज्योतिषी एनके शर्मा पवार से मिलकर ये कह चुके थे कि पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल न हों और राव की दावेदारी मजबूत होती रहे। वहीं अर्जुन सिंह भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने अपने मुख्य सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर को भेजा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के नाम पर सहमत हो गई थी। पवार भी मंत्री पद पर मान गए थे। अर्जुन सिंह को भी पीसी अलेक्जेंडर ने मना ही लिया था, लेकिन ये खबरें मीडिया में सामने नहीं आ रही थीं। 20 जून के सुबह के अखबारों में भी यही खबर थी कि शरद पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं और सबसे आगे हैं। लेकिन 20 जून की शाम होते होते शरद पवार ने घोषणा कर दी कि वह प्रधानमंत्री पद की रेस से खुद को अलग कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों ने सर्वसम्मति से उसी दिन नरसिम्हा राव को नेता चुन लिया। उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा राव के प्रतिद्वंदी अर्जुन सिंह ने, और फिर तय हो गया कि पीवी नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो 21 जून को शपथ लेंगे। 20 जून ही वो तारीख थी जब तय हो गया था कि आने वाले दिनों में सामान्य ज्ञान की किताबों में पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम एक सवाल की तरह दर्ज होगा
और बच्चे उस पूरे नाम का रट्टा मारते रहेंगे। And now it's time for Tech Review चयन, और इस वीक रिव्यू होगा OnePlus Nord CE। ये है OnePlus का सबसे सस्ता फोन, जिसको खरीदने के लिए आपको मात्र 23,000 रुपीज ही देने होंगे। पर फोन कैसा है ये बता रहे हैं अयाज। OnePlus Nord CE OnePlus का सबसे सस्ता फोन। पिछले हफ्ते फोन लॉन्च हुआ है, प्राइस है 23,000 रुपए, और आज टेक इट इजी में इसी फोन का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। सो दिखने में एकदम OnePlus Nord की ही तरह है, कोई मेजर चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। बैक पैनल प्लास्टिक का है और इस पर मैटे फिनिश दी गई है, विच लुक्स कूल। आई वुड से कि काफी हैंडी फोन है, लाइट वेट है और सिंगल हैंड यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट इट्स वेरी कंफर्टेबल टू। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखें कि Nord CE से अलर्ट स्लाइडर जो है वो गायब कर दिया गया है और 3.5mm ऑडियो जैक जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं Nord CE की डिस्प्ले की। सो यहाँ पर आपको मिलती है 6.43 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले। एमोलेड पैनल है तो काफी ब्राइट है, एक्यूरेट कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्क्रीन रीडिंग ट्रेडिशनली अच्छी होती है एंड इट्स वन ऑफ देम। आउटडोर्स यानी सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल रहती है और इसके व्यूइंग एंगल्स जो है वो भी एट पार। इट्स 90 हर्ट्ज पैनल जो आजकल स्टैंडर्ड हो गया है और इस पर हर इंटरैक्शन जो है वो स्मूथ लगता है। Nord CE की डिस्प्ले OnePlus के प्रीमियम सेगमेंट फोन जितनी ब्राइट तो नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रेंज। अब बात करते हैं Nord CE के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। सो यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 750G, डिसेंट इनफ 5G प्रोसेसर है। 18-19 हजार रुपए वाले फोन्स में ये चिपसेट आपको इजीली मिल जाता है और Nord CE में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फ्लॉलेस लगती है। गेमिंग के वक्त भी Nord CE की परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहती है, फोन स्लो नहीं पड़ता और ना ही कोई हीटिंग इश्यूज मैंने फेस किए। जनरल यूसेज में भी फोन लैग नहीं करता, ऐप टू ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ रहता है और आपको एकदम सीमलेस परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है। Oxygen OS बेस्ट एंड्रॉइड स्किन है और शायद यही इस फोन का यूएसपी भी है, बिकॉज इट लुक्स रिफ्रेशिंग एंड क्लीन। Nord CE की कैमरा परफॉर्मेंस भी मुझे डिसेंट लगी, इफ नॉट द बेस्ट। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा सोनी का IMX471 सेंसर है। ओरिजिनल Nord में IMX586 था। फोटोज में आपको अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, कलर टोन भी एक्यूरेट रहती है, एक्सपोजर लेवल्स भी फोन जो है वो मेंटेन करके रखता है। इस रेंज में मुझे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट लगी। कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स Nord CE के कैमरा को मैं नहीं दूंगा, पर कुछ काटूंगा भी नहीं। इसके अलावा 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी है और 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और आधे घंटे में फोन 70% तक चार्ज हो जाता है। सो टू सम अप, अगर आपको Oxygen OS चाहिए, एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी बैलेंस्ड हो, या फिर अगर आप अपना पहला OnePlus फोन खरीद रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। एल्स मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कल यानी 21 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड योगा डे और हम आपको दिखाएंगे टाइप्स ऑफ पीपल हु लव योगा, बिकॉज योगा से ही होगा। ऑफिस में कोई भी नहीं है, योगा कर लेती हूँ। कोई नहीं, क्या कर रही हो तुम? गलत है, ऐसे नहीं होता। Dude, मैं योगा कर भी नहीं रही थी। हेलो, हाँ, क्या तेरा ब्रेकअप हो गया? मैंने तेरे से बोला था कि तू रात से योगा नहीं करवाती, देख वो तेरे को पक्का धोखा देकर जाएगा। अब चला गया ना वो उस प्रिया के साथ तेरे को धोखा देके। तू करवाती उससे योगा, वो तेरे साथ ही रहता है हमेशा। अब मैं समझी, योगा कर लेती हूँ, उससे पक्का जॉब मिल जाएगी। ओहो, हेलो, हाँ, हो, तेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ गया, लूज मोशन भी हो गए, फीवर भी चढ़ गया, कोल्ड भी हो गया, छींके भी लग रही है। योगा कर, बता रही हूँ मैं तेरे को लिख कर दे रही हूँ, योगा कर। योगा करेगी ना, तेरे को तेरी तबीयत खराब होगी ही नहीं। मैं खुद सुबह शाम योगा करती हूँ। वो मेरे को भी थोड़े से ना आज लूज मोशंस लगे हुए हैं, योगा नहीं किया ना। चल योगा करते हैं दोनों साथ में, सब ठीक हो जाएगा एकदम। रील बना लेते हैं। चलो रील बन गई, पोस्ट बन गया, स्टोरी भी डल गई। अब मैं जा रही हूँ सोने, बाय। योगा करूं मैं? कम ऑन, और लोगों को सच्चाई बताऊं कि मैं योगा नहीं करती, प्लीज। इतने सारे जो ब्रांड्स आते हैं मुझे कोलैबोरेशन के लिए, वो कैसे आएंगे? ये सब ना सोशल मीडिया पे फेक ना करना पड़ता है। बाय बाय।
ओ नो चयन, हमारा टाइम खत्म होने वाला है और अभी भी कितने सारे वीडियोस हमें और दिखाने हैं। अब ये तो होगा ही। अनकट पर न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट, फूड, इतना कुछ है। बिल्कुल, तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं करें तो क्या क्या मिस कर रहे हैं वो जल्दी से देख लीजिए। Amazon प्राइम पर इस हफ्ते रिलीज हुई है विद्या बालन की फिल्म शेरनी, और ये रहा उसका रिव्यू। शेरनी कहने को तो एक आदमखोर टाइग्रेस की कहानी है जो जंगल से सटे गांव के लोगों को अपना निशाना बना रही है, लेकिन ये अपने अंदर कई गहरे सवाल समेटे हुए है। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी, पुरुषों के लिए समझे जाने वाले काम को करती एक महिला का संघर्ष, एक ऐसा सिस्टम और समाज जिसमें खून की तरह पेट्रियार्की बहती है, उस सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम के बीच में कैसे अपना रास्ता बनाती है इस कहानी की शेरनी, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विंसेंट। शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद शेरनी अपने जबरदस्त पोटेंशियल जो अचीव किया जा सकता था उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बेहद अहम सब्जेक्ट पर अपनी तरह की अकेली फिल्म है जो भारत में बनी है। हम इस फिल्म को देंगे 3 स्टार। लॉकडाउन खुलते ही दिल्ली और आसपास की जनता ट्रैवलर्स बनने की आड़ में पहुंच गए पहाड़ पे। हिमाचल के हाईवे पे लगा रहा घंटों तक जाम और लोग अभी भी ऐसे प्लान्स बना रहे हैं। हाँ सुन प्रीति, तू सनस्क्रीन उठा ले यार, मैंने सैनिटाइजर की बोरी रख ली है। अबे यार क्या ड्रामे कर रही है, चल ना यार, कितना टाइम हो गया बाहर गए हुए। चल ले यार प्लीज, इस दिल्ली की गर्मी में मैं इवैपोरेट हो जाऊंगी भाई। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड प्रीति कि मैं उड़ना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ के मोमोज खाना चाहती हूँ, बस इस कोविड-19 से डरना नहीं चाहती भाई। चल ले प्लीज। वर्क फ्रॉम होम करते करते आप कुछ और ही बनने लगते हैं। ना चाहते हुए भी दिन में सोते हैं, रातों को जगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 67% इंडियंस सफर फ्रॉम स्लीप डेप्रिवेशन इन वर्क फ्रॉम होम। हेलो प्रियंका, इट्स ऑलरेडी 8। सर, हाँ सर, सर प्रोजेक्ट के ऊपर ही हूँ। हाँ सर, मैं वही लैपटॉप में बैठ के प्रोजेक्ट ही बना रही हूँ। बैक स्टेज बातों में के मेनन ने अपने करियर और आने वाले फिल्म्स के बारे में बातें की मयंक शेखर से। एक्चुअली एक्टर बनना जो है ना, ये बड़ा मिसकंसेप्शन। या तो आप एक्टर होते हैं या नहीं होते। फिर आप वो किसी भी कला के साथ, संगीत के साथ कुछ लोग गा सकते हैं, कुछ लोग गा नहीं सकते। वो दिया जाता है आपको। कोई भी कला जो है, कला हो या कोई स्किल हो, आपके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर आप उसको अगर आप उसको पवित्र करते हो, उसको आप बहुत पनपने देते हो, अच्छे से काम करते हो उसको, तो आप उसकी मास्टरी पा जाते हो। अमेरिका में साइंटिस्ट वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज बना रहे हैं, लेकिन क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन के असर को काफी कमजोर कर दे। ऐसे में साइंटिस्ट 2 दिशा में काम कर रहे हैं। पहला, वैक्सीन की पूरी डोज लगने के करीब 1 साल बाद बूस्टर के रूप में तीसरी डोज देना, और दूसरा, खास वेरिएंट्स के लिए खास बूस्टर डोज तैयार करना। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत कुछ फुल तसल्ली से देखने के लिए आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABB Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे 10:30 बजे ABB न्यूज पर फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।